देखिए, पिछले क्लास हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का बहुत सारा क्वेश्चंस भी करवाए, थ्योरी भी पढ़ाए। अब जो असाइनमेंट वगैरह मिलेगा ना, तो उसका क्वेश्चंस बनाइएगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर यही था आपका। इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या था, जिसमें दो पार्ट्स आप पढ़े, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े, और उसी में से एक तीसरा पार्ट आपको निकाले थे, एसिड बेस सॉल्ट। क्या निकाले थे? एसिड बेस सॉल्ट। ये तीन पार्ट्स पढ़े। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर था। इक्विलिब्रियम समाप्त हो गया है। इसमें आप अपना क्वेश्चंस और जितना दिए हैं, जितना उस पे है, उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन उसका और बनाइए। जो बच्चे जेई का है, जेई का क्वेश्चन बनाइए। जो बच्चे नीट का है, वो प्रीवियस ईयर का PYQ खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें सब बनाइए। जेई का बच्चा जेई का क्वेश्चन बनाइए, नीट का बच्चा नीट का क्वेश्चन बनाइए। जो 11-12 केवल करना चाहते हैं, वो NCERT खाली बनाइए। ठीक है, देखिए आगे। आज शुरू करना है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और एकदम हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, कोई रियल चीज नहीं है। ना कोई बॉन्ड टूटता देखा है, ना कुछ है। वो सब एक माना हुआ चीज है, काल्पनिक है कि ऐसा होता होगा। तो यह हाइपोथेटिकल है, समझना ध्यान से। जैसे आपसे कोई पूछा मैकेनिज्म है क्या, देखिए रिएक्शन आप पढ़ते हैं, देखिए यही आपसे पूछा, व्हाट इज मैकेनिज्म। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करते हैं, किसी भी रिएक्शन का जब स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, तो वह रिएक्शन का क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म। यानी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन का जब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे आप यहां से घर जाते हैं, तो इसका मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? यहां से आप पैदल नीचे गए, उसके बाद कहीं से ऑटो लेकर के कहीं स्टैंड गए, उसके बाद बस या ट्रेन पकड़ करके घर गए। तो ये जैसे भी लोग जाते हैं, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप अध्ययन हुआ ना, तो ये यहां से वहां जाने का वो क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म कहलाएगा। तो उसी तरह कोई भी रिएक्शन है, तो ये डायरेक्ट थोड़ी होता है कोई रिएक्शन। वो रिएक्शन होने के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होता है। तो हर प्रोसेस का जब हम अध्ययन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वह उस रिएक्शन का ही क्या कहलाता है? मैकेनिज्म कहलाता है। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म कहलाएगा। तो आप क्या लिखते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, a step by step description of a chemical reaction is called mechanism. कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म कहते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, देखिए रिएक्शन फ्यूजन ऑफ बॉन्ड प्लस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। देखिए रिएक्शन में क्या है? फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना, और प्लस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का क्या होना? बनना। यही होता है। पुराना बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड बनता है, यही रिएक्शन में होता है। लेकिन यदि आप लिखते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की जब बात करते हैं, देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें होगा फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए प्लस फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लस फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना प्लस कोवैलेंट बॉन्ड का क्या है, बनना, ऐसे देखिए। यानी फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है प्लस कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बनता है, ऐसे हो। अब आप देखिए, तो फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है, देखिए फिजन ऑफ बॉन्ड ये दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है होमोलाइटिक फिजन और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। देखिए, फिजन ऑफ बॉन्ड में दो प्रकार का बॉन्ड होता है, टूटता है। एक को कहते हैं होमोलाइटिक फिजन, एक हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोलाइटिक फिजन। क्या कहलाता है, हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक फिजन क्या है और हेट्रोलाइटिक फिजन क्या है, देखिए तो सबसे पहला ये होमोलाइटिक फिजन। हम पढ़ा रहे रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पढ़ना है बॉन्ड कैसे टूटता है, बॉन्ड कैसे बनता है, जीओसी में। हाँ, उसके बाद फिर ये पढ़ना है कि बॉन्ड में जब टूटता है तो क्या क्या बनता है। एक कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बन आयन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, कार्बीन बनता है, नाइट्रीन बनता है। एक पांचों किसको किसको कहा जाता है, ये सब जीओसी में आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। उसके बाद इसी में पढ़िएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रिजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एरोमेटाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन प्रकार का होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। मतलब आप पढ़िएगा 2 दिन लगातार, 24 दिन 48 घंटा तो खत्म हो जाएगा। हम क्या, हम पढ़ाते रह जाएंगे शुरू से लेके यहीं तक, हमको क्या है। अरे आप एक बार शुरू करेंगे 10 घंटा पढ़ना लगातार, 10 घंटा पढ़ाते रहेंगे, देखिए खत्म हो जाएगा। देखिए देखिए इतना, यही आपका है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। आपसे यहाँ वो समाप्त हो जाएगा। फिर लास्ट में बचेगा हाइड्रोकार्बन। बस यहीं तक तो मेरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ना है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मीथेन, इथेन के बारे में पढ़ना है। बस वही लास्ट बचा है, मेरा टॉपिक फिर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 11th मेरा एंड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, देखिए आइए तो होमोलाइटिक, सुनिए होमोलाइटिक फिजन क्या होता है, देखिए उसके बाद फिर आप लोग 12th में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 12th का क्लास जो भी पढ़ाए अपना 12th की क्लास चलेगा आपका। देखिए देखिए होमोलाइटिक फ्यूजन कहलाता है, देखिए द कोवैलेंट बॉन्ड देखिए होमोलाइटिक फ्यूजन पहले समझ लीजिए, सुनिए। द बॉन्ड मतलब बॉन्ड इस तरह ब्रेक करे, यानी फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। फ्यूजन ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड इस तरह ब्रेक करे, यानी द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिवाइडेड। इक्वली डिवाइडेड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था वह बराबर बराबर में क्या हो, बट जाता हो। जैसे मान लीजिए कोई, आप सपोज कीजिए कि कोई 2 आदमी मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया 1-1 लाख रुपया लगा करके। मान लीजिए बिजनेस को अलग करना है, बिजनेस को क्या करना है, अलग करना है। तो आप बिजनेस को अलग करना चाहते हैं तो अलग किस तरह होगा, तो 1 लाख का पूंजी ए ले लिया, दूसरे 1 लाख का वो ले लिया, दोनों अलग से हट गए। मतलब बराबर बराबर में डिवाइड हो गया। जब बराबर बराबर में डिवाइड होगा तो उसी को हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फिजन। यानी द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे
दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिवाइडेड, ताकि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वह बराबर बराबर में क्या हो, बढ़ जाए। तो उसको क्या कहते हैं, होमोलैटिक फिजन। क्या कहते हैं, होमोलैटिक फिजन। यानी द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट shared pair of electrons is equally divided। फिर हम लिखें द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिवाइडेड, ताकि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वह बराबर बराबर में क्या हो, डिवाइड हो जाए। यानी द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिवाइडेड, यानी जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वह बराबर बराबर में डिवाइड हो जाए। उस फिजन को क्या कहते हैं, होमोलैटिक फिजन। क्या कहते हैं, होमोलैटिक। जैसे देखिए ए भी एक कंपाउंड है, देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बोर्ड पे। ये समझने का पूरा चीज है, बढ़िया से समझिए। लिखने से ज्यादा जरूरी है जो बोर्ड पे पढ़ा है उसको समझना है ध्यान से। देखिए होता है कि तो सबसे बड़ी बात कि आप पहली बार सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये ना 9th में पढ़ना था ना 10th में पढ़ना था, इसलिए इसको ध्यान से बढ़िया से समझ के पढ़िए। जैसे ए भी एक कंपाउंड है, देखिए यहाँ ए और बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था। बॉन्ड इस तरह ब्रेक किया ताकि ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास रह गया, अब बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड आप लिखते हैं C2H6, तो C2H6 में देखिए यही ना शेयरिंग हुआ है, देखिए ऐसे हो गया शेयरिंग। यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, देखिए ऐसे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना और दूसरा CH3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना, दोनों कार्बन के पास एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन रह गया। तो जिस कार्बन के पास, जिस एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या है, तो जिस एटम के पास कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वह स्पेसीज कहलाता है फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहते हैं। चलिए लिखिए पहले उसको कितना। हाँ आइए ऑन है। देखिए दो स्पेसीज आप डिवाइड नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए दो स्पेसीज विच कंटेन one unpaired electron on the atom are known as free radical। हम लिखें दो स्पेसीज विच कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम। कह रहा कोई भी वैसा स्पेसीज जिसके एटम पर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। देखिए क्या लिखे, फिर से ध्यान से देखिए, दो स्पेसीज विच कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम आर नोन एज फ्री रेडिकल। कोई भी वैसा स्पेसीज जिसके एटम पर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। जिस पर कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देखिए लिखते हैं, क्या देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं CH3, ध्यान से देखिए इस कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना,
तो CH3 को क्या पढ़ा जाता है? मिथाइल। क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। इसके पास अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होगा उसको आप फ्री रेडिकल बोल दीजिए। ये हमारा मिथाइल है, इसको आप क्या बोलिएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे देखिए, जैसे आप कंपाउंड लिखते हैं, देखिए CH2, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इधर देखिए, ये ध्यान से सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन का नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है। वो आप लिखे यहां पे। बात समझ में आया? एक्चुअली ये दोनों एच किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ लगा हुआ है। एक कहलाएगा हमारा इथाइल फ्री रेडिकल। इसका क्या पढ़िएगा बताइए? इसको क्या पढ़िएगा? देखिए, बोले इसको क्या नाम पढ़िएगा? जल्दी बताइए। कौन सा प्रोपाइल? 1 2 3, 3 को प्रोपाइल बोलते हैं कि नहीं? लास्ट कार्बन है नॉर्मल प्रोपाइल, बीच वाले कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल। इसको, इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसको पढ़ेंगे आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। नाम ध्यान रखिएगा, नॉर्मल प्रोपाइल और बीच वाला कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे हम? आइसो प्रोपाइल। ब्यूटेन से 4 ब्यूटाइल बनता है, जरा ध्यान से देखिए। CH3, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आ जाइए, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, एक होता है टर्सरी ब्यूटाइल। देखिए, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ऐसे देखिए, इसको क्या बोलिएगा? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ऐसे देखिए, एक चीज देखिए, ये इसके बगल में दोनों तरफ कार्बन है ना, है ना, इसको कहते हैं 2 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? 2 डिग्री। देख, इसके बगल में देखिएगा कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो टर्सरी ब्यूटाइल को बोल सकते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, सुनिए, ये फ्री रेडिकल में जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है, देखिए ये नहीं फ्री रेडिकल है, जिसमें कार्बन CH3 है ना, तो वही कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, जो बॉन्ड टूटा तो बच गया। तो अगर इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, जिसे कोई भी फ्री रेडिकल आप लिए, इसमें पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। क्या पूछेगा? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, नेचर। आगे देखिए, सुनिए, बोले अगर कोई पूछेगा किसी भी फ्री रेडिकल में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो कितना होगा बताइए? कोई भी फ्री रेडिकल में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बोले लास्ट ऑर्बिट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3 अपना, 1 2 3 शेयर किया था, 3 3 कितना? 6, एक बचा हुआ और है, कितना हो गया? 7।
तो अगर कोई पूछे फ्री रेडिकल में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो क्या लिखेंगे? 7। याद रहेगा, कोई भी फ्री रेडिकल में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो आंसर में कितना होगा? 7। कितना होगा? 7 होगा। आइए, हाइब्रिडाइजेशन कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3, मतलब स्टेरिक नंबर 3। तो पढ़े होंगे जितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है वह हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 3, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2। 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3, ऐसे लिखते हैं। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है बोलिए? 1 2 3। 3 का मतलब sp2 क्या हो जाएगा? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर फ्री रेडिकल किसी में भी अगर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब एक अनपेयर्ड होता है, तो वह नेचर में पारामैग्नेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पारामैग्नेटिक, मतलब जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता हो। बोले इसके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कि नहीं, जो किसी बॉन्ड में भाग नहीं लिया है। तो अगर किसी में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, उसको नेचर कहते हैं पारामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? पारामैग्नेटिक। बोलिए नेचर कैसा होगा? पारामैग्नेटिक। अब बताइए, इस कार्बन का अपना ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट का मतलब लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 होना चाहिए। क्या इस कार्बन में लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 है? इसका नहीं है। कितना है? इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज, यानी ए फ्री रेडिकल कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज होगा। यानी ए हमारा फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज बोलेंगे। अब आप सुनिए, जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। हम कह रहे हैं कि इसमें कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए में देखिए CH3, बी में सी में, और डी में देखिए ऐसे नाम लिखना होगा। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बी में मिथाइल, पी में आई इथाइल, सी में आई आइसोप्रोपाइल, और डी में आई टर्सरी ब्यूटाइल। ये देखिए मिथाइल, बी में आई 1 डिग्री फ्री रेडिकल, सी में आई 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ऐसे देखिए सी में मिथाइल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और क्या है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। देखिए ये सब आपका कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। ये पूछा इसमें कौन सा फ्री रेडिकल हमारा मोर स्टेबल है, माने कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा।
तो आप जैसे देखिए सुनिए, अब आप बताइए कोई भी फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी ग्रुप जुड़ेगा तो उसका स्पेसिस का स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब आप देखिए इसमें जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है वह सब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, पर इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है। इसके साथ कितना ग्रुप लगा हुआ है, एक। ए भी हमारा कितना लगा हुआ है, 2। यहां कितना लगा हुआ है, 3। तो अगर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन की कमी है और अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो आप बताइए उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो बोले इसमें देने वाला ग्रुप कितना लगा हुआ है, 3। इसमें कितना है, 2। इसमें कितना है, 1। इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है और उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो निश्चित है कि उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बोले इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। इसी को हम नाम लिख दिए हैं, इसी को इस तरह से लिख दिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ई। तो सबसे ज्यादा डी, तब सी, तब बी, तब क्या होगा, ई। चलिए लिखिए इसको, डी सी बी ए, ठीक है। लाइटिक फिजन देखिए, देखिए दूसरा सेकंड में हेट्रोलाइटिक फिजन। दूसरा क्या है, हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन कहलाता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह ब्रेक करे ताकि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वह शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक ही बॉन्डेड एटम पर क्या हो, शिफ्ट हो जाए। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर जाकर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसको क्या कहते हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन। क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन। यानी द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, देखिए ब्रेक्स in such a way that shared pair of electron is shifted. The covalent bond breaks in such a way that shared pair of electron is shifted in only one bonded atom. In only one bonded atom. ऐसे करा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता इस तरह ताकि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हमारा किसी एक बॉन्डेड एटम पर क्या हो, शिफ्ट हो जाए। यानी द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इन ओनली वन बॉन्डेड एटम। जैसे आप कोई कंपाउंड लेते हैं ए बी, देखिए ध्यान से, तो ए बी कंपाउंड में क्या था, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ऐसे शेयरिंग। तो मान लीजिए कोई ए बी कंपाउंड था, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था, बॉन्ड दोनों इस तरह अलग हुआ ताकि ए का भी इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बी के ऊपर। ऐसा अगर होता है तब बोले ए इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्लस चार्ज, अब बी इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस चार्ज। ए का इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर आ गया ना, बी का तो एक अपना था, एक इलेक्ट्रॉन ए का इसके ऊपर आ गया तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर कैसा चार्ज, प्लस। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड C2H6 लेते हैं तो देखिए CH3 AbCH3, ऐसे बॉन्ड अलग हुआ, ए हो गया CH3। अब देखिए बॉन्ड इस तरह से टूटना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पे चला जाए। दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर आ गया तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। और जिस प्लस पर जिस पे भी प्लस चार्ज है उसको केटाइन कहते हैं,
और जिस पर माइनस चार्ज उसको क्या बोलते हैं, एनायन। अगर कार्बन पे प्लस है तब उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, इसको कार्बोनियम आयन, और इसको कार्बन आयन बोलते हैं। जिसके कार्बन पे माइनस चार्ज उसको कार्बन आयन, और कार्बोनियम आयन को ही हम कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। इसका मतलब है कोई पूछे होमोलाइटिक फिजन में क्या बनता है तो फ्री रेडिकल, और हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या बनता है तो आयन, क्या बनता है, आयन। तो इसका मतलब इसके नीचे एक लाइन में नोट करके लिख लीजिएगा, होमोलाइटिक फिजन में, इसमें होमोलाइटिक फिजन गिव, होमोलाइटिक फिजन गिव देता है, क्या देता है, फ्री रेडिकल्स। होमोलाइटिक फिजन क्या देता है, फ्री रेडिकल, जबकि हेट्रोलाइटिक फिजन क्या देता है, एनायन और केटायन, मतलब आयंस देता है। क्या देता है, आयन। अब इसमें सबसे पहले यानी हेट्रोलाइटिक फिजन गिव, हेट्रोलाइटिक फिजन गिव आयंस, तो वही लिखे हेट्रोलाइटिक फिजन गिव आयन। हेट्रोलाइटिक फिजन क्या देता है, आयंस। क्या देता है, आयन। आयन का मतलब निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन देता है। देखिए इसे मिटा दें, मिटा देना। देखिए आगे देखिए, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा जो एक लाइन लिखवाए थे। अब आप सुनिए, अभी लिखिए मत, पहले बढ़िया से समझिए। अब सबसे पहले पढ़ना है कार्बोनियम आयन क्या है। क्या पढ़ना है, कार्बोनियम आयन। कोई आपसे पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कार्बोनियम आयन, तो हम लिख सकते हैं दो स्पेसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बन एटम, जिसके कार्बन पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं ना। जिस कार्बन पे देखिए ना पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। और जिसके कार्बन पर निगेटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। तो जिस कार्बन पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। तो आप लिखेंगे दो स्पेसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दो स्पेसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बन एटम, दो स्पेसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बन एटम आर नोन एज कार्बोनियम आयन। कह रहा कोई भी वैसा स्पेसीज जिसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस स्पेसीज को क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। अब जैसे देखिए यहां, देखिए इस कार्बन पे प्लस चार्ज, बोले जिसके कार्बन पर प्लस चार्ज उसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। अब इस कार्बोनियम आयन में क्वेश्चन देखिए, पूछता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन, नेचर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। ध्यान से देखिए, अगर पूछेगा कार्बोनियम आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, मतलब लास्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए कितना, 2 4 6, कितना हो गया, 6। हाइब्रिडाइजेशन बताइए कितना बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, sp2। नेचर, इसमें एक भी अनपेयर्ड है, सब जोड़ा में है, जोड़ा पेयर। अब पेयर है तो उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक, यानी ये होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अब बोले इसका ऑक्टेट पूरा है कार्बन का,
तीन अपना, तीन शेयर किया, तीन तीन कितना, 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, और जो एक लोन पेयर किसी से एक्सेप्ट कर सकता है तो हम उसको बताए थे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, और जो एक लोन पेयर दे सकता है उसको लुईस बेस कहते हैं। बोले इसको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, एक लोन पेयर कमी है तो इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। ये काम करता है, यानी कार्बोनियम आयन काम करेगा लुईस एसिड के जैसा। अब आप सुनिए, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है तो इसको भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ जाए तो इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अरे किसी को पैसे की कमी है और पैसा देने वाला कोई ग्रुप उसके साथ जुड़ गया तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिंपल। वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ गया तो इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन इसमें आइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। एक क्वेश्चन है, देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन, आपको पता है अभी हम पढ़ा के आए, फिर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ाएं, इसके बाद फिर 3 क्लास लगातार है मेरा, ठीक है, इसके आपके बाद, ठीक है ना। जेई एडवांस एक बैच, जेई डॉपर जो इंटर पास बच्चे रहते हैं, जे मेडिकल जो इंटर पास बच्चे रहते हैं, एक फाउंडेशन, मतलब इसके बाद भी अभी 3 बैच मेरा बचा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद फिर छुट्टी मिलेगी। क्या है, कौन आता है, देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, ठीक है, इसमें कौन सा कार्बोनियम आयन हमारा मोर स्टेबल होगा। तो इसमें स्टेबिलिटी पूछा कि कौन सा बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। अभी तो क्लास बहुत कम था, कम हो गया, कोरोना में बहुत क्लास रहता था, कोरोना में कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं था। एक बार सुनी, अच्छा वो को हम वीडियो बन रहा है, चलिए हटाइए इसको। बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, कौन सा कार्बोनियम आयन हमारा मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, ए में देखिए मिथाइल कार्बोनियम आयन CH3, बी में आइए CH3CH2, सी में आइए CH3CH और CH3, और डी में आइए CH3CCH3 और CH3, ये प्लस हो गया। देखिए नाम वैसे ही पढ़िएगा इसको भी, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, क्या पढ़ेंगे, 3 डिग्री। तो ये 3 कार्बन से घिरा हुआ है, इसको आप लिखे मिथाइल, इसको आप ये भी लिख सकते थे 2 डिग्री, इसको आप लिखे मिथाइल ए 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री, जिसके बगल में 3 कार्बन है 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन इसमें कौन सा होगा, इसमें सबसे मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला 3 ग्रुप जुड़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जितना जुड़ेगा उसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, डी नंबर। तो बोलिए डी, डी के बाद क्या होगा, सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, डी सी बी और ए। चलिए इधर मिटा दें, नहीं, चलिए हेट्रोलाइटिक फिजन, देखिए हेट्रोलाइटिक फिजन क्या है, कह रहा द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली, अच्छा सॉरी हेटेरोलाइटिक तो लिख ही दिए थे ना डिफिनेशन, कार्बोनाइन्स लिखना था, हेटेरोलाइटिक तो लिखा ही गया था। कार्बोनाइन्स, चलिए लास्ट बेंच से बताइए कार्बोनाइन क्या होता है? अभी जस्ट बताए हैं, नहीं क्यों पता है? ये बोलने से काम चलेगा थोड़ी कि नहीं पता है। चलिए सेकेंड लास्ट, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट। निगेटिव को कार्बोनाइन बोलते हैं, ये परिभाषा होगा तो किस पर? पेन पर? तो पूरा बोली मतलब 1 2 3 4 5 को मिलकर के वो डिफिनेशन बनाइएगा, एक वर्ड हो, एक वर्ड सुनिए सुनिए, यानी कोई भी वैसा स्पेसीज जिसके कार्बन पर अगर कोई निगेटिव चार्ज होता है तब आप उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइन। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइन। यानी दोज स्पेसीज विच कंटेन निगेटिव चार्ज ऑन दी कार्बन एटम आर नोन एज, क्या कहलाएगा? कार्बोनाइन। देखिए दोज स्पेसीज, ध्यान से सुनिए, विच कंटेन निगेटिव चार्ज those species which contain negative charge on the carbon atom are known as कार्बोनाइन। कह रहा कोई भी वैसा स्पेसीज जिसके कार्बन पर अगर कोई निगेटिव चार्ज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइन। ठीक है, नाम कैसे पढ़िएगा देखिए, CH3 या इसको आप लिखिए CH3, इसको भी आप लिख सकते हैं माइनस चार्ज, लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या कहलाएगा? कार्बोनाइन। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोनाइन। क्या बोलिएगा इसको? मिथाइल कार्बोनाइन। अगर 2 कार्बन होगा इसको क्या बोलिएगा? इथाइल कार्बोनाइन। इस तरह से एग्जाम्पल पढ़ते जाइएगा। इसको क्या बोलिएगा? देखिए 2 कार, इस पे माइनस चार्ज, इसको क्या बोलिएगा? बताइए जल्दी बताइए। क्या नहीं, इसको क्या कहते हैं वो बताना है। 3 कार्बन है, रिंग है, रिंग है को क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपाइल। माइनस चार्ज है तो कार्बोनाइन, प्लस चार्ज है तो कार्बोनियम आयन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल। तो साइक्लोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनाइन। तो क्या है यह? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनाइन। अब आगे आइए क्वेश्चन में देखिए, अगर कोई कार्बोनाइन आपको दे दे, देखिए अगर कोई कार्बन पे अगर कोई निगेटिव चार्ज है, मेरी बात सुनिए, अगर कोई कार्बन पर अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो हम उसको कार्बोनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइन कहते हैं। किसी भी कार्बन पे अगर कोई निगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको कार्बोनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइन। इसके कार्बन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनाइन। क्या बोलेंगे? कार्बोनाइन। अब ये हो गया कार्बोनाइन। तो जिसके कार्बन पे निगेटिव चार्ज उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनाइन। अब नाम सुनिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या पूछेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, नेचर, उसके बाद अब आप बताइए इसका कार्बन का, कार्बोनाइन में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए कितना? 8 होगा। 4 अपना, 4 3 शेयर किया, 4 3 7,
एक इलेक्ट्रॉन किसी से और गेन किया तब नहीं कि माइनस आया, तो 7 + 1 कितना हो गया 8। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का इन कार्बन आयन कितना 8, कितना 8। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है कितना बॉन्ड बना हुआ 1 2 3, हाँ एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो स्टेरिक नंबर इसका 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, 3 है कितना 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। और नेचर बता दीजिए पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक। जब जब कोई एक भी अनपेयर्ड हो तो पैरामैग्नेटिक, सब पेयर है तो डायामैग्नेटिक। यह इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो गया कि नहीं, तो कैसा होगा डायामैग्नेटिक। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन, नेचर। अब इसके बाद ये बताइए यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। देखिए 3 तरह का कंपाउंड होता है कोवैलेंट में, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। अब मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड का मतलब वैसा कंपाउंड जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जैसे AlCl3, तो किसका ऑक्टेट देखा जाता है, अल्युमिनियम का या Cl का या दोनों का। यहां कहां कार्बन है बताइए, सेंट्रल एटम का देखा जाता है। तो यहां किसका देखते हैं, देखिए होता क्या ना, पढ़ते सब लोग हैं लेकिन आप हर छोटा छोटा चीज पर ध्यान नहीं देते, खाली रट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ये पता ही नहीं, पूछा कि आप बोल दिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, कैसे जानते कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो बोला देखिए तो Cl का तो 8 पूरा हो चुका है, 2 4 6 7 एक शेयर किया तो 8, तो कहां हुआ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसका मतलब यह कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, नहीं है। नहीं, फिर वही बात नहीं है किसका देखा जाता है, अल्युमिनियम का, सेंट्रल एटम का देखा जाता है। यहां अल्युमिनियम में देखिए बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 3 शेयर किया था, 3 3 कितना हुआ 6 6। तो बोले क्या अभी भी ऑक्टेट पूरा हुआ अल्युमिनियम का, नहीं हुआ, अभी भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसा स्पेसीज कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, समझ गए। यानी वैसा जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दूसरा ये, अगर मान लीजिए CH4 आप लिखे, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो 4 4 8 हो गया। इधर देखिए बहुत 4 शेयर किया, 4 4 8 हो गया। तो अब बताइए कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं है। इसका मतलब अब इसके बॉन्ड बनाने के बाद कमी नहीं है, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद क्या आपको इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और बच जाता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड हो गया, मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास बचता नहीं है। लेकिन नेक्स्ट आइए अमोनिया। बोलिए अमोनिया के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बोले 5 इलेक्ट्रॉन है, बोले 5 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, 5 3 कितना हो गया 8, 8 हो गया। अब 8 होने के बाद क्या नाइट्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बॉन्ड बनाने के बाद भी है, एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, अब 5 में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो 5 3 8 तो हो गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसा बचा हुआ जो अभी कोई बॉन्ड में भाग नहीं लिया। तो ऐसे कंपाउंड को स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। ऑक्टेट है, ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। क्लियर है। आइए अब कार्बन आयन के बताइए कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। इसको मिटा दें इधर, जल्दी बताइए कैसा है। बोलिए कैसा होगा। अरे
ए बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट पूरा होने के बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं बच गया? एक लोन पेयर बचा हुआ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहलाएगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एक कहलाएगा लुईस बेस। क्या कहलाएगा? लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब ऑक्टेट पूरा होने के बाद इसके पास अभी भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक कंपाउंड कहलाएगा लुईस बेस। क्या कहलाएगा? लुईस बेस। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल, इसमें कौन सा कार्बोनाइन मोर स्टेबल होता है? जैसे देखिए, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। बी में जैसे इसी को लिख दिए मिथाइल। क्या बोली? क्या लिखते हैं? ए, यही ना? इसलिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो एक ही बात हुआ, ऐसे पूछेगा तो भी बात। माने क्वेश्चन ऐसे पूछे या ऐसे पूछे या तीसरा ऐसे पूछे, ठीक है। इसी को ऐसे ऐसे नहीं लिख करके मिथाइल दे दे, इसको क्या दे दे? इथाइल कार्बोनाइन। ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। बताइए, पूछने का तरीका बता दिया, ऐसे पूछ सकता है। ये क्या पूछेगा? टर्सरी ब्यूटाइल। इसी को आप ऐसे भी दे सकते हैं, मिथाइल। बी में 1 डिग्री कार्बोनाइन, सी में 2 डिग्री कार्बोनाइन, और डी में क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोनाइन। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा होगा? जल्दी बताइए। ए सबसे ज्यादा, देखिए अभी बढ़ाए कार्बोनियम आयन कौन स्टेबल, फ्री रेडिकल कौन स्टेबल, तो वही पूछे अभी सबसे ज्यादा कार्बन आयन कौन सा स्टेबल, क्या होगा? चलिए लिखिए, सोच करके बताइए, तब तक सोचिए भी और लिखिए भी। चलिए देखिए, तो हम पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल, इसमें कौन सा ऐसा कार्बोनाइन होता है जो मोर स्टेबल होता है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए, कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है? इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं। तो आप खुद सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कोई चाहिए? इसको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है। स्टेबल के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर क्या है? प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कंपाउंड मोर स्टेबल है। कैसा है? मोर स्टेबल। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप जुड़ जाएगा तो अब इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा नहीं, बल्कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? घट जाएगा। क्योंकि एक तो ऑक्टेट कंप्लीट, ऊपर से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भी है, ऐसे भी पूरा भरा हुआ है। अब उसके बाद भी ओवर हो जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी चीज की कमी तो भी अनस्टेबल, किसी चीज का ओवर ज्यादा तो भी अनस्टेबल, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन किसी को मतलब मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मॉडरेट। जैसे होता क्या, पैसा के मामला में भी अगर किसी को एकाएक बढ़ जाएगा तो वो भी अनस्टेबल हो जाता है। और किसी को एकाएक देखते हैं 5 करोड़ मिल जाता है तो देखते हैं हड़बड़ा जाता है एकदम। वो उसके बाद उसको स्टेबल होने में भी उसको क्या लगेगा? समय लगेगा, ठीक है ना?
इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी मतलब जो जैसे भी है वह मॉडरेट होना चाहिए। उसके मॉडरेट में क्या रहता है? मोर स्टेबल। कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। चलिए लिखिए इसको। इसे बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें सबसे ज्यादा उल्टा हो जाएगा ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। मतलब कार्बन आयन में ट्रेंड बदल गया हमारा। कार्बन आयन में क्या होगा? ट्रेंड बदल जाएगा। क्यों बदल गया? क्योंकि इसके पास तीन तीन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। इसमें दो ग्रुप है, इसमें एक है, उसमें है ही नहीं। और अगर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ने के बजाय क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है।